चलिए आ जाइए। क्या हाल चाल है? बढ़िया है सब लोगों का। देखिए हम आपको दिखाई सुनाई दे रहे हैं, बताइए सब ठीक है, तब आगे पढ़ाना शुरू करेंगे। गुरुजी लोग जल्दी जल्दी बता दीजिए सब ठीक है, दिखाई दे रहे हैं, सुनाई पड़ रहा है, मस्त है। चलिए आ जाइए। तो कल से, बीता हुआ कल से आपको जो है पढ़ाना शुरू कर चुके हैं। क्या? तो पढ़ाना शुरू कर चुके हैं भारत का स्वतंत्रता आंदोलन। और भारत का स्वतंत्रता आंदोलन जो पढ़ाना शुरू कर चुके हैं, ईबीसी का हाइट 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। 160, 160, 160 सेंटीमीटर। देखिए दरोगा में जो हाइट है, जनरल और ओबीसी 165 सेंटीमीटर, ईबीसी एससी एसटी 160 सेंटीमीटर लड़का के लिए। और लड़की के लिए चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो, जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ईबीसी हो, सबके लिए हाइट है 155 सेंटीमीटर। दरोगा के लिए हाइट 155 सेंटीमीटर। और जो है आपको बाद बाकी तो बता ही दिए हैं। एसआई का सेकेंड बैच आ जाएगा। देखिए गर्मी के वजह से देख रहे हैं कोचिंग बंद कर दे रहा है, इसी सब वजह से दरोगा का बैच जो है हम आपको नहीं दे रहे हैं। दरोगा का बैच सुबह में आ रहा है, थोड़ा सा मौसम को ठीक हो जाने दीजिए, फिर दरोगा का बैच जो है आपको आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब कमेंट हटा दीजिए, आइए पढ़ते हैं। और बिहार दरोगा का क्वेश्चन बैंक इस माह के अंतिम में आ जाएगा। बिहार दरोगा का जो क्वेश्चन बैंक है इस माह के अंतिम में आ जाएगा। ठीक है, इस माह के अंतिम में। अब आइए, चलिए गुरुजी लोग आ जाइए। तो पढ़ना हम लोग प्रारंभ कर चुके हैं स्वतंत्रता आंदोलन। और स्वतंत्रता आंदोलन के अंतर्गत हम लोग पढ़ना प्रारंभ कर चुके हैं 1857 ईस्वी का विद्रोह। 1857 ईस्वी का विद्रोह। कल हम आपको बताए थे कि जो 1857 का विद्रोह है, 1857 का विद्रोह को लेकर हमने आपको जानकारी दिया था कि 1857 के विद्रोह के समय भारत में मुगल बादशाह कौन थे, भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। और फिर 1857 के विद्रोह के स्वरूप और प्रकृति को डिस्कस किए थे। और फिर 1857 के विद्रोह के तत्कालिक कारण को भी हम लोगों ने देखा था। और देखिए 1857 के विद्रोह के तत्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस वाले एनफील्ड राइफल का शामिल किया जाना, चर्बी युक्त कारतूस वाले एनफील्ड राइफल का शामिल किया जाना 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण बना। ठीक है, अब ठीक है ये तत्कालिक कारण था, लेकिन 1857 के विद्रोह के कई सारे और भी कारण थे। 1857 के विद्रोह के कई सारे राजनीतिक कारण थे, कई सारे धार्मिक कारण थे, कई सारे सामाजिक कारण थे, कई सारे आर्थिक कारण थे, कई सारे सैन्य कारण थे। तो 1857 के विद्रोह के जो सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सैन्य कारण है, ये प्रीलिम्स परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण नहीं होता है, मेंस परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण होता है।
लेकिन फिर भी जानने के लिए आप जानिए। देखिए, आपको यह बात बतलाया गया है कि जो 1857 का विद्रोह है, यह विद्रोह शुरू किसके द्वारा किया गया है? तो जो यह विद्रोह है, यह विद्रोह सिपाहियों के द्वारा शुरू किया गया है। और वैसे सिपाही जो भारतीय मूल के थे, यानी जो भारत के थे, जो भारत के रहने वाले थे, जो भारतीय नागरिक थे, लेकिन अंग्रेजों के अधीन सेवारत थे, लेकिन अंग्रेजों के अधीन जो है आपको सेवारत थे। उसी प्रकार के सिपाहियों के द्वारा विद्रोह इसलिए अंग्रेजों के खिलाफ किया गया क्योंकि इन सिपाहियों का अंग्रेजों ने काफी ज्यादा शोषण किया। तो सिपाहियों का अंग्रेजों ने जो काफी ज्यादा शोषण किया, इसी वजह से सिपाहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया। तो इस विद्रोह के जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सैन्य, धार्मिक कारण है, उन कारणों को आप समझिए। देखिए, आपको अंग्रेजों के अधीन जो सेना थी, उस सेना में भारतीय और यूरोपियों का अनुपात 5:1 था। मतलब 5 गो भारतीय सैनिक पर 1 गो यूरोपीय सैनिक हुआ करता था। लेकिन फिर भी भारतीय मूल के सिपाहियों को कम वेतन दिया जाता था, कम सुख सुविधा दिया जाता था, छोटा पोस्ट दिया जाता था। भारतीय मूल के सिपाहियों को बड़ा पोस्ट नहीं दिया जाता था, बल्कि छोटा पोस्ट और कम वेतन मिलता था, और ना ही सुख सुविधाएं मिलती थी। भारतीय मूल के सिपाहियों के साथ अंग्रेजों के द्वारा अभद्रता की जाती थी, अंग्रेजों के द्वारा अभद्रता की जाती थी। तो कहीं ना कहीं भारतीय मूल के सिपाहियों के साथ जो भेदभाव हो रहे थे, उस भेदभाव से सिपाही काफी नाराज थे। और फिर इसके बाद अगर आप आर्थिक कारण को देखेंगे तो आर्थिक कारण में आपको यह नजर आएगा कि अंग्रेजों ने भारत में कर की वसूली को लेकर जो भी व्यवस्था अपनाया, चाहे वह रैयतवाड़ी व्यवस्था हो, महलवाड़ी व्यवस्था हो, अस्थाई बंदोबस्त हो, हर बंदोबस्त के जरिए भारतीय किसानों का अधिक से अधिक शोषण ही करने का प्रयास किया गया। यह भी 1857 के विद्रोह का एक कारण बना। फिर आपको भारतीय धर्म में अंग्रेजों के द्वारा हस्तक्षेप किए गए, जैसे अंग्रेजों ने भारत में प्रचलित हिंदू धर्म में कई प्रथाओं के ऊपर अंकुश लगाने का काम किया, जैसे सती प्रथा, जैसे नरबली प्रथा। तो भारत में प्रचलित जो तमाम प्रकार की प्रथाएं थी, उसके ऊपर जब अंग्रेजों ने अंकुश लगाया तो भारत के लोगों को लगने लगा कि अंग्रेज कहीं ना कहीं भारत के धर्म में भी हस्तक्षेप कर रहा है। फिर आपको रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, इन लोगों के द्वारा जो भारत में आक्रामक नीति अपनाई गई, लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि के तहत भारत में जो ब्रिटिश कंपनी के साम्राज्य का विस्तार किया, लॉर्ड डलहौजी ने जो राजहरप नीति के तहत भारत में कंपनी के साम्राज्य का विस्तार किया, ये सभी कारण हैं 1857 के विद्रोह के। जैसे देखिए, आप अगर अपने जीवन में सफल होते हैं तो उस सफलता के पीछे कई सारे कारण होते हैं। उस सफलता के पीछे आपका मेहनत होता है,
आपके गार्जियन का सपोर्ट होता है, टीचर का मार्गदर्शन होता है, फिर आपका लक भी होता है एक। तो इन सभी चीजों के मिलने से ही जाकर के जो है आप सफल हो पाते हैं। उसी प्रकार से अंग्रेजों के द्वारा जो भारतीय किसानों का शोषण किया जा रहा था, अंग्रेजों के द्वारा जो भारतीय सैनिकों का शोषण किया जा रहा था, अंग्रेजों के द्वारा जो भारतीय धर्म में हस्तक्षेप किए जा रहे थे, यही सब 1857 के विद्रोह का कारण बना। और उस आग में घी डालने का काम चर्बी युक्त कारतूस वाले एनफील्ड राइफल ने किया। और फिर 1857 के विद्रोह हुए। और जो 1857 का विद्रोह है, यह विद्रोह लगभग 1 वर्षों से भी अधिक समय तक 1857 से 1858 ईस्वी तक जो है आपको यह विद्रोह चला। तो ये जो सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक कारण है, ये आपके परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण नहीं है, वनडे परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण नहीं है। आप कोई भी वनडे परीक्षा का क्वेश्चन पलट करके देखिएगा तो उसमें इस प्रकार के प्रश्न जो है आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसी वजह से जो है आपको इन चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आगे जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो चीज आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, आप सभी ने कल के सेशन में इस बात को जाना है कि जो 1857 का विद्रोह है, 1857 के विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 से उत्तर प्रदेश के मेरठ से हुआ। मेरठ में विद्रोह करने वाले सिपाही 11 मई को दिल्ली पहुंचा और जिन सिपाहियों ने 1857 के विद्रोह की शुरुआत की है वह 20वीं नेटिव इन्फैंट्री के सिपाही थे। 20वीं नेटिव इन्फैंट्री के सिपाही थे। 20वीं नेटिव इन्फैंट्री के सिपाही थे जो 1857 के विद्रोह को मेरठ से शुरू किया। 10 मई 1857 से वो 20वीं नेटिव इन्फैंट्री के सिपाही थे और ये सिपाही विद्रोह की शुरुआत कर दिए। और ये सिपाही भागे भागे 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंचा। और उस समय दिल्ली के मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे। बहादुर शाह जफर को विद्रोही सिपाहियों ने अपना नेता चुना और 1857 के विद्रोह के राष्ट्रीय स्तर पर नेता बहादुर शाह जफर चुने गए। एक तो जब विद्रोही सिपाही बहादुर शाह जफर के पास पहुंचा तो बहादुर शाह जफर 1857 के विद्रोह को नेतृत्व करने से इनकार कर दिया, कहा नहीं हम नेतृत्व नहीं करेंगे। लेकिन जब विद्रोही सिपाहियों ने उन पर काफी दबाव बनाया, तब बहादुर शाह जफर माने। और बहादुर शाह जफर के मानने के पीछे भी कारण था। कारण यह था कि बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने काफी ज्यादा अपमानित किया था। बहादुर शाह जफर को डलहौजी ने अपमानित किया। बहादुर शाह जफर लाल किला में रहते थे। डलहौजी ने कहा कि अब मुगल बादशाह लाल किला के बजाय कुतुब मीनार जैसे छोटे स्थान पर रहेंगे। आप दिल्ली जाइएगा तो दिल्ली में लाल किला और कुतुब मीनार है। लाल किला बहुत भव्य है, बहुत बड़ा है, कुतुब मीनार काफी छोटा है। तो लॉर्ड डलहौजी ने यह कह करके बहादुर शाह जफर को अपमानित करने का काम किया कि मुगल बादशाह अब लाल किला के बजाय कुतुब मीनार जैसे छोटे स्थान पर रहेंगे।
फिर लॉर्ड कैनिंग ने भी बहादुर शाह जफर का अपमान किया। लॉर्ड कैनिंग ने बहादुर शाह जफर को इस रूप में अपमानित किया। लॉर्ड कैनिंग ने यह कहा कि बहादुर शाह जफर के बाद मुगल बादशाह नहीं बल्कि राजा या शहजादा कहलाएंगे। मुगल बादशाह नहीं बल्कि राजा या शहजादा कहलाएंगे। तो कहीं ना कहीं बहादुर शाह जफर भी अंग्रेजों से प्रताड़ित हो रहा था। कहीं ना कहीं बहादुर शाह जफर भी अंग्रेजों से प्रताड़ित हो रहा था। अंग्रेजों से प्रताड़ित होने के कारण ही बहादुर शाह जफर विद्रोह का नेतृत्व करने का निर्णय लिया और बहादुर शाह जफर ने 1857 के विद्रोह को दिल्ली से नेतृत्व करने का काम किया। और दिल्ली में 1857 के विद्रोह की अगर हम लोग बात करें तो दिल्ली में 1857 के विद्रोह की शुरुआत 12 मई 1857 से हुई है। दिल्ली में 1857 के विद्रोह की शुरुआत 12 मई 1857 से हुई है। और देखिए 1857 के विद्रोह की अगर हम बात करें तो 1857 के विद्रोह से पूर्वी भारत, उत्तरी भारत, पश्चिमी भारत, मध्य भारत, ये तमाम ऐसे क्षेत्र थे जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित थे। लेकिन अगर दक्षिणी भारत की बात करें तो दक्षिणी भारत 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। दक्षिणी भारत 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। 1857 के विद्रोह से सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोई राज्य रहा है तो वह उत्तर प्रदेश रहा है। 1857 के विद्रोह से सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोई राज्य रहा है तो वह उत्तर प्रदेश रहा है। और उत्तर प्रदेश के बाद अपना बिहार, 1857 के विद्रोह से प्रभावित रहा है। तो 1857 के विद्रोह का जो प्रसार आपको देखने को मिलता है उत्तर भारत में, मध्य भारत में, पूर्वी भारत में, थोड़ा बहुत पश्चिमी भारत में भी। लेकिन अगर हम लोग बात करें दक्षिणी भारत की तो जो दक्षिणी भारत है वह 1857 के विद्रोह से अछूता रहा है। जो दक्षिणी भारत है वह 1857 के विद्रोह से जो है आपको अछूता रहा है। दक्षिणी भारत 1857 के विद्रोह से अछूता रहा है। तो मेरठ के बाद, उत्तर प्रदेश के मेरठ के बाद अगर देखा जाए तो 1857 के विद्रोह की शुरुआत मेरठ के बाद दिल्ली से हुई है। और दिल्ली में विद्रोह की शुरुआत हुई है 12 मई 1857 से। दिल्ली में विद्रोह की शुरुआत हुई है 12 मई 1857 से। 12 मई 1857 से दिल्ली में विद्रोह की शुरुआत हुई। दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया। लेकिन बहादुर शाह जफर का उम्र काफी ज्यादा था, 70-80 बरस उनका उम्र था, 80 के आसपास उनका उम्र था। जिस वजह से उन्होंने सांकेतिक तौर पर तो विद्रोह का नेतृत्व किया, लेकिन सैन्य नेतृत्व की अगर हम लोग बात करें तो दिल्ली के क्षेत्र से सैन्य नेतृत्व बख्त खां ने किया था। दिल्ली के क्षेत्र से सैन्य नेतृत्व की अगर हम लोग बात करें तो दिल्ली के क्षेत्र से सैन्य नेतृत्व किया था बख्त खां ने। दिल्ली के क्षेत्र से सैन्य नेतृत्व किया था बख्त खां ने। और फिर विद्रोह दिल्ली में जोर शोर से चलने लगा। और दिल्ली में जब विद्रोह जोर शोर से चलने लगा तो इस विद्रोह को दबाने के लिए निकलसन और हडसन नामक अंग्रेज सेनापति को भेजा गया। निकलसन और हडसन नामक अंग्रेज सेनापति को जो है दिल्ली में विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया। और जब निकलसन और हडसन दिल्ली में विद्रोह को दबाने के लिए पहुंचे, इन दोनों ने दमनात्मक कार्रवाई करते हुए दिल्ली में विद्रोह को सितंबर 1857 आते आते दबा दिया। सितंबर 1857 आते आते दबा दिया। सबसे पहले 1857 का विद्रोह अगर कहीं दबाया गया है
तो वह दिल्ली के क्षेत्र में दबाया गया है। सितंबर 1857 आते आते ही दिल्ली के क्षेत्र में 1857 का विद्रोह खत्म हो गया और निकलसन और हडसन नामक अंग्रेज सेनापति जो दिल्ली में विद्रोह को दबाने के लिए आया था, उसमें से निकलसन दिल्ली में विद्रोह को दबाता हुआ मारा गया। निकलसन नामक अंग्रेज सेनापति दिल्ली में विद्रोह को दबाता हुआ मारा गया, दिल्ली में विद्रोह को दबाता हुआ मारा गया। लेकिन हडसन ने विद्रोह को दिल्ली में दबा दिया और जब दिल्ली में विद्रोह दबने के कगार पर था तो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरा में जाकर छिप गया। हुमायूं के मकबरा में जाकर छिप गया। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरा में छिपा हुआ है, इस बात की सूचना उनकी पत्नी जीनत महल को थी। जीनत महल पर जब अंग्रेजों ने दबाव बनाया तो जीनत महल ने इस बात की सूचना अंग्रेजों को दे दी कि बहादुर शाह जफर कहां छिपा हुआ है। और जब अंग्रेजों को पता चल गया बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरा में छिपा हुआ है तो अंग्रेजों ने हुमायूं के मकबरे से उन्हें गिरफ्तार कर लिया और अंग्रेजों ने उनकी बादशाहत छीन ली और उन्हें निर्वासित जीवन जीने के लिए म्यांमार भेज दिया। और म्यांमार के रंगून में रहते हुए 1862 ईस्वी में म्यांमार के रंगून में रहते हुए 1862 ईस्वी में बहादुर शाह जफर का निधन हो गया। म्यांमार के रंगून में रहते हुए 1862 ईस्वी में बहादुर शाह जफर का निधन हो गया। और जब दिल्ली में विद्रोह हो रहा था तो उस समय एक बहुत बड़े उर्दू शायर अपने समय के रहे हैं मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब, इनका जन्म आगरा में हुआ था। इनका जन्म आगरा में हुआ था लेकिन ये दिल्ली में जाकर के बस गए थे और जब 1857 का विद्रोह दिल्ली में हो रहा था तो उस समय मिर्जा गालिब दिल्ली में ही थे। मिर्जा गालिब दिल्ली में ही थे। मिर्जा गालिब एक ऐसे उर्दू शायर हुए जिन्होंने 1857 के विद्रोह को देखा और मिर्जा गालिब इसके ऊपर टिप्पणी भी किया। यानी दिल्ली में एक प्रकार से कहिए तो अंग्रेजों ने दिल्ली के क्षेत्र में विद्रोह को दबाने के लिए खून की नदियां बहा दी। खून की नदियां बहा दी। उसी पर मिर्जा गालिब ने कहा कि दिल्ली में कोई हमसे पूछे कि दिल्ली में क्या नहीं घटित हुआ है, कोई हमसे पूछे कि दिल्ली में क्या नहीं घटित हुआ है। दिल्ली में विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने काफी कठोरतापूर्वक दमनात्मक कार्रवाई किया, काफी कठोरतापूर्वक दमनात्मक कार्रवाई किया। लोगों को मौत के घाट उतारने का काम किया, लोगों को जिंदा जलाने का काम किया, लोगों को तोप से उड़ाने का काम किया। तो दिल्ली के बाद इस विद्रोह का प्रसार कानपुर में, लखनऊ में, बिहार में, अन्य क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तो इन बातों की चर्चा आगे हम आपके साथ करेंगे, लेकिन उससे पहले लिखिए, लिखिए तो। और जो है आपको कारण में जो है राजनीतिक धार्मिक वो सब नहीं लिखना है, नोट में है, नोट में है। पीडीएफ भी हम आपको दे दिए, अपना पीडीएफ पढ़ते रहिएगा, लेकिन वो सब परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। तो नीचे से लिखिए। अब आप हेडिंग मारिए प्रसार और नेतृत्वकर्ता, यानी 1857 के विद्रोह का प्रसार कहां कहां हुआ और किस क्षेत्र में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। प्रसार और नेतृत्वकर्ता, प्रसार और नेतृत्वकर्ता। प्रसार और नेतृत्वकर्ता लिखिएगा डैश दे करके। प्रसार और नेतृत्वकर्ता, उसमें डैश देकर लिखिए। प्रसार और नेतृत्वकर्ता और उसमें डैश देकर लिखिए, डैश देकर लिखिए। $1857 के विद्रोह से
1857 के विद्रोह से नहीं, 1857 के विद्रोह का प्रसार, 1857 के विद्रोह का प्रसार पूर्वी भारत, उत्तरी भारत, पूर्वी भारत, उत्तरी भारत और मध्य भारत में, पूर्वी भारत, उत्तरी भारत और मध्य भारत में, पूर्वी भारत, उत्तरी भारत और मध्य भारत में मुख्य तौर पर देखने को मिला है, मुख्य तौर पर देखने को मिला है दक्षिणी भारत, इस विद्रोह से अछूता रहा है, दक्षिणी भारत इस विद्रोह से अछूता रहा है। इस विद्रोह से सबसे प्रभावित राज्य उत्तर प्रदेश रहा है। इस विद्रोह से सबसे प्रभावित राज्य उत्तर प्रदेश रहा है। इस विद्रोह से सबसे प्रभावित राज्य उत्तर प्रदेश रहा है। अब नीचे से हेडिंग मारिए दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली और डैश देकर लिखिए। दिल्ली से विद्रोह की शुरुआत दिल्ली से विद्रोह की शुरुआत 12 मई 1857 से, दिल्ली से विद्रोह की शुरुआत 12 मई 1857 से हुआ है। दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किया। बहादुर शाह जफर ने किया। क्योंकि अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को अपमानित किया था। नीचे से स्टार मार्के। लॉर्ड डलहौजी ने यह घोषणा किया कि
मुगल बादशाह, मुगल बादशाह मुगल बादशाह, लाल किला, मुगल बादशाह लाल किला के बजाय कुतुब मीनार जैसे छोटे स्थान पर रहेंगे। मुगल बादशाह लाल किला के बजाय कुतुब मीनार जैसे छोटे स्थान पर रहेंगे। मुगल बादशाह लाल किला के बजाय लाल किला के बजाय कुतुब मीनार जैसे छोटे स्थान पर रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, लॉर्ड कैनिंग ने यह घोषणा किया कि लॉर्ड कैनिंग ने यह घोषणा किया कि बहादुर शाह जफर के बाद मुगल बादशाह नहीं बल्कि राजा या शहजादा कहलाएंगे। बहादुर शाह जफर के बाद मुगल बादशाह नहीं बल्कि राजा या शहजादा कहलाएंगे। 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 राजा या शहजादा कहलाएंगे। अब नीचे से, दिल्ली से विद्रोह का सैन्य नेतृत्व बख्त खां ने किया था। दिल्ली से विद्रोह का सैन्य नेतृत्व बख्त खां ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट, दिल्ली से विद्रोह का सैन्य नेतृत्व बख्त खां ने किया था। दिल्ली से विद्रोह का सैन्य नेतृत्व बख्त खां ने किया था। दिल्ली से विद्रोह का सैन्य नेतृत्व बख्त खां ने किया था। दिल्ली से विद्रोह का सैन्य नेतृत्व बख्त खां ने किया था। दिल्ली से विद्रोह का सैन्य नेतृत्व बख्त खां ने किया था। बख्त खां ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट, दिल्ली में, नेक्स्ट पॉइंट, दिल्ली में विद्रोह को दबाने के लिए, दिल्ली में विद्रोह को दबाने के लिए, दिल्ली में विद्रोह को दबाने के लिए निकलसन और हडसन नामक, निकलसन और हडसन निकलसन और हडसन के नेतृत्व में निकलसन और हडसन के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना पहुंची। ब्रिटिश सेना पहुंची। उसी लाइन में लिखिएगा, विद्रोह को दबाते हुए निकलसन मारा गया। विद्रोह को दबाते हुए निकलसन मारा गया, लेकिन
विद्रोह को दबाते हुए निकलसन मारा गया, लेकिन सितंबर 1857 आते आते लेकिन सितंबर 1857 आते आते लेकिन सितंबर 1857 आते आते हडसन ने लेकिन सितंबर 1858 आते आते हडसन ने लेकिन सितंबर 1857 सॉरी 58 बोल दिए, लेकिन सितंबर 1857 आते आते 1857 लेकिन सितंबर 1857 लेकिन सितंबर 1857 आते आते 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 हडसन ने विद्रोह को दबा दिया। हडसन ने विद्रोह को दबा दिया। सबसे पहले विद्रोह, उसी में लिखिएगा, सबसे पहले विद्रोह सबसे पहले विद्रोह दिल्ली में ही सबसे पहले विद्रोह दिल्ली में ही दबाया गया। सबसे पहले विद्रोह दिल्ली में ही दबाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, विद्रोह के दबने के बाद विद्रोह के दबने के बाद जीनत महल 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 के सूचना पर विद्रोह के दबने के बाद जीनत महल के सूचना पर जीनत महल के सूचना पर बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरा से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी बादशाहत समाप्त कर दी गई 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 तथा उनकी बादशाहत समाप्त कर दी गई तथा 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 उन्हें निर्वासित जीवन जीने हेतु तथा उन्हें निर्वासित जीवन जीने हेतु तथा उन्हें निर्वासित जीवन जीने हेतु रंगून भेज दिया गया तथा उन्हें निर्वासित जीवन जीने हेतु तथा उन्हें निर्वासित जीवन जीने हेतु रंगून भेज दिया गया तथा उन्हें निर्वासित जीवन जीने हेतु रंगून भेज दिया गया तथा उन्हें निर्वासित जीवन जीने हेतु रंगून भेज दिया गया, जहां रहते हुए जहां रहते हुए जहां रहते हुए
1862 ईस्वी में, जहां रहते हुए 1862 ईस्वी में बहादुर शाह जफर का निधन हो गया। 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 उनका मकबरा रंगून में ही है। 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 चलिए, अब दिल्ली के बाद अगर देखा जाए तो दिल्ली के बाद 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख केंद्र बना उत्तर प्रदेश का कानपुर। उत्तर प्रदेश का कानपुर। उत्तर प्रदेश का कानपुर 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख केंद्र बना। यहां विद्रोह की शुरुआत जून के प्रथम सप्ताह में हुई है। जून के प्रथम सप्ताह में देखिए, 10 मई 1857 को मेरठ से विद्रोह की शुरुआत हुई। 12 मई 1857 से दिल्ली से विद्रोह की शुरुआत हुई। मई के ठीक अगले माह जून के प्रथम सप्ताह में 4, 5, 6, 7 जून के प्रथम सप्ताह में कानपुर में, लखनऊ में, अवध में, ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं, झांसी में, ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां जून के प्रथम सप्ताह में या जून 1857 से 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई है। तो जो उत्तर प्रदेश का कानपुर है, उत्तर प्रदेश का कानपुर 1857 के विद्रोह का, उत्तर प्रदेश का कानपुर 1857 के विद्रोह का, उत्तर प्रदेश का कानपुर 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख केंद्र बना। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया। नाना साहब ने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया, नाना साहब ने। और एक बात आप जानिए, जो 1857 का विद्रोह है, 1857 के विद्रोह में कोई भी पार्टिसिपेट किया है, कोई भी भाग लिया है, तो उनका अपना स्वार्थ छिपा हुआ था। उनका अपना स्वार्थ छिपा हुआ था। कोई भी देश की आजादी के लिए 1857 के विद्रोह में पार्टिसिपेट नहीं किया था। जैसे कानपुर से नाना साहब ने विद्रोह को नेतृत्व क्यों किया, इसके पीछे रीजन था, इसके पीछे नाना साहब का अपना स्वार्थ था। देखिए, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हम आपको मराठा पढ़ाए हैं, मराठा। और मराठा साम्राज्य के अंतर्गत अंतिम पेशवा हुए बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय कानपुर में रहता था। कानपुर में रहते हुए ही बाजीराव द्वितीय का निधन हुआ। और जब बाजीराव द्वितीय कानपुर में रहता था तो उन्हें अंग्रेजों के द्वारा पेंशन दिया जाता था। अंग्रेजों के पेंशन पर बाजीराव द्वितीय कानपुर में अपना जीवन यापन कर रहा था। लेकिन हुआ क्या, बाजीराव द्वितीय का 1853 ईस्वी में निधन हो गया। और बाजीराव द्वितीय का जब 1853 ईस्वी में निधन हो गया तो उन्हें जो पेंशन दिया जाता था वह पेंशन बंद कर दिया गया। लेकिन बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र था नाना साहब। जो मराठा अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय है, मराठा अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय का ही दत्तक पुत्र था नाना साहब। जब बाजीराव द्वितीय का निधन हो गया तो उसका उत्तराधिकारी नाना साहब बना, जो कि उनका गोद लिया हुआ पुत्र था। नाना साहब को अंग्रेजों ने पेंशन नहीं दिया। और नाना साहब को अंग्रेजों ने पेंशन इसलिए नहीं दिया क्योंकि अंग्रेजों ने यह कहा कि अंग्रेजों ने नाना साहब को यह कहा, आप तो
बाजीराव द्वितीय का अपना पुत्र थोड़े हैं, आप तो बाजीराव द्वितीय का गोद लिया हुआ पुत्र हैं, तो इसी वजह से हम आपको पेंशन नहीं देंगे। तो नाना साहब को अंग्रेजों ने पेंशन नहीं दिया, नाना साहब का पेंशन अंग्रेजों ने बंद कर दिया। नाना साहब अपने पेंशन को बहाल करवाने के लिए अपने निजी सलाहकार अजीमुल्ला को लंदन तक भेजा। नाना साहब के निजी सलाहकार थे अजीमुल्ला। अजीमुल्ला को अपना पेंशन बहाल करवाने के लिए नाना साहब ने लंदन भेजा पैरवी करवाने के लिए, लेकिन फिर भी नाना साहब का पेंशन बहाल नहीं हो पाया। तो अंग्रेजों ने जो नाना साहब का पेंशन बंद कर दिया, नाना साहब अपना पेंशन बहाल करवाने के लिए ही 1857 की क्रांति में भाग लेने का काम कानपुर के क्षेत्र से किया। नाना साहब का मूल नाम धोंधू पंत था, धोंधू पंत या घोंधू पंत, घोंधू पंत, घोंधू पंत नाना साहब का मूल नाम था। और नाना साहब ने कानपुर से नेतृत्व किया, लेकिन अगर सैन्य नेतृत्व की अगर हम लोग बात करें तो कानपुर के क्षेत्र से सैन्य नेतृत्व किया था तात्या टोपे ने। कानपुर के क्षेत्र से सैन्य नेतृत्व किया था तात्या टोपे ने, तात्या टोपे ने। तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तात्या टोपे की अगर हम बात करें तो तात्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। नाना साहब काफी जोर शोर से कानपुर के क्षेत्र से 1857 के विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान करने का काम किया। और जब कानपुर में विद्रोह जोर शोर से होने लगे तो कानपुर में विद्रोह को दबाने के लिए कैंपबेल को भेजा गया, कैंपबेल को भेजा गया। और कैंपबेल ने कानपुर में विद्रोह को दबा दिया। और जब विद्रोह कानपुर में दबा दिए गए तो नाना साहब भागकर चले गए नेपाल। नाना साहब भागकर नेपाल चले गए, लेकिन कानपुर के क्षेत्र से सैन्य नेतृत्व करने वाले तात्या टोपे अब भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करते रहे। और जो तात्या टोपे था, तात्या टोपे के विषय में कहा जाता है कि तात्या टोपे 1857 के विद्रोह के एक ऐसे नेता हुए जो अपने मित्र के धोखाधड़ी के कारण मारे गए थे। तात्या टोपे 1857 के विद्रोह के एक ऐसे नेता हुए जो अपने मित्र के धोखाधड़ी के कारण मारे गए थे। देखिए, उनका मित्र मानसिंह था और मानसिंह का संबंध ग्वालियर के सिंधिया परिवार से था। 1857 के विद्रोह में विद्रोह करने वाले भारतीय सिपाहियों के साथ अगर किसी देसी रियासत ने सबसे बड़ा गद्दारी किया है तो वह ग्वालियर के सिंधिया परिवार ने सबसे बड़ा गद्दारी किया। और अंग्रेजों का 1857 के विद्रोह में सबसे ज्यादा अगर किसी ने सहयोग किया है तो वह ग्वालियर के सिंधिया परिवार ने सहयोग किया था अंग्रेजों का। और ग्वालियर के सिंधिया परिवार से ही संबंधित थे मानसिंह, जो कि तात्या टोपे का मित्र भी था। मानसिंह को तात्या टोपे के विषय में सारी जानकारियां रहती थी। और मानसिंह के सूचना पर ही तात्या टोपे को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। अर्थात तात्या टोपे 1857 के विद्रोह के एक ऐसे नेता हुए जो अपने मित्र के धोखाधड़ी के कारण मारे गए, जो अपने मित्र के धोखाधड़ी के कारण मारे गए, जो अपने मित्र के धोखाधड़ी के कारण मारे गए। तो इस बात को जो है आप याद रखिएगा। तो अब नीचे से लिखना प्रारंभ कीजिए। कानपुर, कानपुर लिखिएगा, कानपुर लिखिएगा। जून के प्रथम सप्ताह में जून के प्रथम सप्ताह में 1857 जून के प्रथम सप्ताह में 1857 ईस्वी से
जून के प्रथम सप्ताह में 1857 ईस्वी से कानपुर से विद्रोह की शुरुआत हुई। यहां से विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया है। यहां से विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया है। नाना साहब का मूल नाम घोंदूपंथ था। नाना साहब का मूल नाम घोंदूपंथ था। नाना साहब का मूल नाम घोंदूपंथ था। फुल स्टॉप। इन्होंने 1857 के विद्रोह में इसलिए भाग लिया। इन्होंने 1857 के विद्रोह में इसलिए भाग लिया। इन्होंने 1857 के विद्रोह में इसलिए भाग लिया क्योंकि इन्होंने 1857 के विद्रोह में इसलिए भाग लिया क्योंकि 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 अंग्रेजों ने इनका पेंशन बंद कर दिया था। क्योंकि अंग्रेजों ने इनका पेंशन बंद कर दिया था। क्योंकि अंग्रेजों ने इनका पेंशन बंद कर दिया था। फुल स्टॉप। नाना साहब, उसी में लिखिएगा, नाना साहब अपना पेंशन बहाल करवाने को लेकर नाना साहब अपना पेंशन बहाल करवाने को लेकर नाना साहब अपना पेंशन बहाल करवाने को लेकर अपने निजी सलाहकार अजीमुल्लाह को लंदन भेजा। 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 लंदन भेजा। लेकिन फिर भी उनका पेंशन बहाल नहीं हो पाया। नेक्स्ट पॉइंट, कानपुर में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व
कानपुर में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व तात्या टोपे ने, कानपुर में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व तात्या टोपे ने किया था। फुल स्टॉप। तात्या टोपे का मूल नाम, तात्या टोपे का मूल नाम, तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। नेक्स्ट पॉइंट, तात्या टोपे तात्या टोपे 1857 के विद्रोह के तात्या टोपे 1857 के विद्रोह के एक ऐसे नेता हुए। तात्या टोपे 1857 के विद्रोह के एक ऐसे नेता हुए जो अपने मित्र मानसिंह के धोखाधड़ी के कारण मारे गए। जो अपने मित्र मानसिंह के धोखाधड़ी के कारण मारे गए। जो अपने मित्र मानसिंह के धोखाधड़ी के कारण मारे गए। जो अपने मित्र मानसिंह के धोखाधड़ी के कारण मारे गए। जो अपने मित्र मानसिंह के धोखाधड़ी के कारण मारे गए। जो अपने मित्र मानसिंह के धोखाधड़ी के कारण मारे गए। जो अपने मित्र मानसिंह के धोखाधड़ी के कारण मारे गए। नेक्स्ट पॉइंट, मानसिंह का संबंध, नेक्स्ट पॉइंट, मानसिंह का संबंध ग्वालियर के सिंधिया परिवार से रहा है। मानसिंह का संबंध ग्वालियर के सिंधिया परिवार से रहा है। मानसिंह का संबंध ग्वालियर के सिंधिया परिवार से रहा है। उसी में ग्वालियर के सिंधिया परिवार ने 1857 के विद्रोह में, उसी में लिखिएगा, ग्वालियर के सिंधिया परिवार ने 1857 के विद्रोह में, ग्वालियर के सिंधिया परिवार ने 1857 के विद्रोह में ग्वालियर के सिंधिया परिवार ने 1857 के विद्रोह में ग्वालियर के सिंधिया परिवार ने 1857 के विद्रोह में ग्वालियर के सिंधिया परिवार ने 1857 के विद्रोह में ग्वालियर के सिंधिया परिवार ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे ज्यादा साथ दिया था। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, कानपुर में 1857 के विद्रोह को, कानपुर में 1857 के विद्रोह को, कानपुर में 1857 के विद्रोह को अंग्रेज सेनापति कैंपबेल के नेतृत्व में, अंग्रेज सेनापति कैंपबेल के नेतृत्व में, अंग्रेज सेनापति कैंपबेल के नेतृत्व में, अंग्रेज सेनापति कैंपबेल के नेतृत्व में दबा दिया गया। अंग्रेज सेनापति कैंपबेल के नेतृत्व में दबा दिया गया। अंग्रेज सेनापति कैंपबेल के नेतृत्व में दबा दिया गया। अंग्रेज सेनापति कैंपबेल के नेतृत्व में दबा दिया गया।
दबा दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, कानपुर में जब विद्रोह दबने के कगार पर था, कानपुर में जब विद्रोह दबने के कगार पर था, कानपुर में जब विद्रोह दबने के कगार पर था तो नाना साहब भागकर नेपाल चले गए। कानपुर में जब विद्रोह दबने के कगार पर था तो नाना साहब भागकर नेपाल चले गए। कानपुर में विद्रोह जब दबने के कगार पर था तो नाना साहब भागकर नेपाल चले गए। नाना साहब भागकर नेपाल चले गए। नेक्स्ट पॉइंट, सती चोरा कांड, सती चोरा कांड का संबंध सती चोरा कांड का संबंध 1857 के विद्रोह से रहा है। सती चोरा कांड का संबंध 1857 के विद्रोह से रहा है। सती चोरा कांड का संबंध 1857 के विद्रोह से रहा है। सती चोरा कांड का संबंध 1857 के विद्रोह से रहा है। सती चोरा कांड का संबंध 1857 के विद्रोह से रहा है। सती चोरा कांड का संबंध 1857 के विद्रोह से रहा है। चलिए अब आगे आइए। कानपुर के बाद 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख केंद्र बना उत्तर प्रदेश का अवध और लखनऊ का इलाका। उत्तर प्रदेश का अवध और लखनऊ का इलाका। अवध, अवध का मतलब है आज का लखनऊ और अयोध्या का क्षेत्र। अवध, अवध का मतलब है आज का लखनऊ और अयोध्या का क्षेत्र। अवध 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख केंद्र बना और सबसे ज्यादा सैनिक 1857 के विद्रोह में अवध से भाग लिए थे। और अवध एक ऐसा क्षेत्र था जहां आम जनता ने भी इस विद्रोह में भाग लेने का काम किया और अवध के क्षेत्र से विद्रोह का नेतृत्व अवध की रानी बेगम हजरत महल और उसका बेटा बिरजिस कादिर ने किया था। अवध से विद्रोह का नेतृत्व जो बेगम हजरत महल की थी, बेगम हजरत महल को महकपरी के उपनाम से भी जाना जाता है। जो बेगम हजरत महल है, बेगम हजरत महल की अगर हम बात करें तो बेगम हजरत महल को महकपरी के उपनाम से भी जाना जाता है। महकपरी, महकपरी के उपनाम से भी बेगम हजरत महल को जाना जाता है। बेगम हजरत महल को महकपरी के उपनाम से भी जाना जाता है। बेगम हजरत महल अवध के क्षेत्र से भाग क्यों ली? देखिए हुआ क्या था, लॉर्ड डलहौजी ने कुप्रशासन के आरोप में अवध को 1856 ईस्वी में जीतकर ब्रिटिश कंपनी के साम्राज्य में मिला लिया। जब ब्रिटिश कंपनी के साम्राज्य में अवध को मिला लिया गया तो इसका विरोध बेगम हजरत महल ने की। बेगम हजरत महल जो अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी, उनका मानना था कि अवध का अगला नवाब उनका बेटा बिरजिस कादिर बनेगा और बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों से गुहार लगाई कि उन्हें अवध का क्षेत्र वापस लौटा दिया जाए, लेकिन बेगम हजरत महल को अवध का क्षेत्र वापस नहीं लौटाया गया। और जब बेगम हजरत महल को अवध का क्षेत्र वापस नहीं लौटाया गया तब जाकर बेगम हजरत महल ने यह निर्णय ली कि हमें 1857 के विद्रोह में भाग लेना है। और फिर बेगम हजरत महल 1857 के विद्रोह में भाग ली और अवध के क्षेत्र से आम जनता पार्टिसिपेट किया था, जिस वजह से
अवध के क्षेत्र में 1857 का विद्रोह काफी मजबूती से लड़ा गया। यहां विद्रोह को दबाने के लिए हैवलॉक, लॉरेंस, कैंपबेल जैसे अंग्रेज सेनापतियों को भेजा गया। कई सारे अंग्रेज सेनापति, लॉरेंस, हैवलॉक जैसे अंग्रेज सेनापति अवध के क्षेत्र में विद्रोह को दबाते हुए मारे गए और फाइनली अवध के क्षेत्र में कैंपबेल ने विद्रोह को दबाया। और जब अवध में विद्रोह दब गया तो बेगम हजरत महल भागकर नेपाल चली गई। बेगम हजरत महल भागकर कहां चली गई? नेपाल। तो अब नीचे से लिखिएगा अवध और लखनऊ, अवध और लखनऊ, अवध और लखनऊ, डैश देकर लिखिएगा। डैश देकर लिखिएगा। यहां से विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने की है। बेगम हजरत महल ने अपने पुत्र बिरजिस कादिर के साथ मिलकर की है। बेगम हजरत महल ने अपने पुत्र बिरजिस कादिर के साथ मिलकर की है। बेगम हजरत महल ने अपने पुत्र बिरजिस कादिर के साथ मिलकर की है। बेगम हजरत महल ने अपने पुत्र बिरजिस कादिर के साथ मिलकर की है। बेगम हजरत महल ने अपने पुत्र बिरजिस कादिर के साथ मिलकर की है। बिरजिस कादिर के साथ मिलकर की है। बेगम हजरत महल को इतिहास में बेगम हजरत महल को इतिहास में बेगम हजरत महल को इतिहास में महकपरी के उपनाम से भी बेगम हजरत महल को इतिहास में महकपरी के उपनाम से भी महकपरी के उपनाम से भी जाना जाता है। बेगम हजरत महल को इतिहास में महकपरी के उपनाम से भी जाना जाता है। उन्होंने अवध से विद्रोह का नेतृत्व इसलिए की उन्होंने अवध से विद्रोह का नेतृत्व इसलिए की क्योंकि लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में अवध को कुप्रशासन
अवध को कुप्रशासन के आरोप में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। मिला लिया था। आगे, सबसे ज्यादा सैनिक अवध के क्षेत्र से ही सबसे ज्यादा सैनिक अवध के क्षेत्र से ही 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। नेक्स्ट, अवध के क्षेत्र में आम जनता ने भी अवध के क्षेत्र में आम जनता ने भी 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। अवध के क्षेत्र में आम जनता ने भी 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। आगे, हैवलॉक और लॉरेंस जैसे सेनापति लखनऊ के क्षेत्र में विद्रोह को दबाते हुए मारे गए। हैवलॉक और लॉरेंस जैसे सेनापति लखनऊ के क्षेत्र में विद्रोह को दबाते हुए मारे गए। नेक्स्ट, अवध और लखनऊ के क्षेत्र में विद्रोह को दबाने का काम कैंपबेल ने किया। अवध और लखनऊ के क्षेत्र में विद्रोह को दबाने का काम कैंपबेल ने किया। अवध और लखनऊ के क्षेत्र में विद्रोह को दबाने का काम कैंपबेल ने किया। कैंपबेल ने किया। नेक्स्ट पॉइंट, जब अवध में विद्रोह दबने के कगार पर था तो बेगम हजरत महल भागकर नेपाल चली गई। जब अवध में विद्रोह दबने के कगार पर था तो बेगम हजरत महल भागकर नेपाल चली गई। जब अवध में विद्रोह दबने के कगार पर था तो बेगम हजरत महल भागकर नेपाल चली गई। जब अवध में विद्रोह दबने के कगार पर था तो बेगम हजरत महल भागकर नेपाल चली गई। बेगम हजरत महल भागकर नेपाल चली गई। बेगम हजरत महल भागकर नेपाल चली गई। लिख लिए। चलिए, आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, इससे आगे हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद सभी लोगों का।